फैसला राजनीतिक भविष्यवाणियों पर होगा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएगी और 221 का कम नहीं होगा। एक फैसला राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। ये देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। उन्होंने कुछ बोला है कि वैक्सीनेशन का बाद होगा। कौन वैक्सीनेशन का बाद? इलेक्शन वैक्सीनेशन के बाद रूल होगा बोलता है। इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद पब्लिक का कब वैक्सीनेशन होगा क्या मतलब है? वो तो देता ही नहीं है किसी को। एक फैसला प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई पर होगा। का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। एक फैसला पश्चिम बंगाल के राजनीतिक भविष्य पर होगा। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में इतना रक्त बह चुका है कि इस रक्त से दलदली हुई जमीन में कमल खिलेंगे या घास के साथ 2 फूल उगेंगे, ये सवाल बड़ा है, या फिर एक नए गठबंधन का उदय होगा। निश्चित ही पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जनता ही वोट करेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की सामूहिक भावनाएं मां की रसोई और एक मुट्ठी चावल के बीच अपनी भूमिका तय जरूर करेंगी। परिवर्तन रथों और स्कूटी के रास्ते पर अपना हित जरूर तलाशेंगी। जय श्री राम और मां दुर्गा के नारों के बीच अपनी आस्थाओं को जरूर वरीयता देंगी। महापुरुषों पर हुए संग्रामों में कौन दिल और दिमाग में ज्यादा फिट बैठा, ये जरूर सोचेंगी। चुनाव के 8 चरणों की घोषणा पर भी लड़ाई है। संस्थाओं की नीयत पर भी सवाल है। 8 चरणों में ये लड़ाई कितनी भीषण होगी जरा सोचिए। चुनाव की घोषणा से पहले लड़ाई बहुत आक्रामक थी, अब जब चुनाव घोषित हैं, तब लड़ाई कैसी होगी जरा सोचिए। महापुरुषों और ज्ञानियों की इस भूमि पर सत्ता का संघर्ष हमेशा ही भीषण रहा है। इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच एक गठबंधन भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को मालूम है कि उन्हें ताकत झोंकने से आगे का कदम उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसके पास ये सबसे बेहतरीन मौका है, और ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर बंगाल को गंवा दिया तो उसके बाद सियासत के नाम पर हाथ में कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए सारी पार्टियां यहाँ पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हैं। बंगाल परिवर्तन की राह पर है। क्यों? और मेरा विश्वास है क्यों कि जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है, यह विकास बंगाल के अंदर भी होना चाहिए और विकास का लाभ बंगाल के नागरिकों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, बंगाल की जनता को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले दीदी ने मोदी विरोधी राजनीति का कुनबा जुटाया था और सबसे तगड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी ने दीदी के दुर्ग पर विजय पताका फहराने को अपना अवश्यंभावी लक्ष्य बना लिया। दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया। जीत जिसकी भी होगी वो पश्चिम बंगाल की धरती से दिल्ली तक नई राजनीति का नया राजपथ खोलेगी।
उखाड़ने ही आया हूं सरकार को मैं। यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दूं। तो मैं ये कहूं, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा के सवाल के साथ पश्चिम बंगाल की जीत एक और जीत की तरह हो सकती है, या एक और मजबूत विपक्षी दल को मात देना हो सकता है। लेकिन दीदी के लिए अपना दुर्ग बचाए रखना ही पहली और अंतिम जरूरत है। ব্যাটার মতন সামনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে, বাড়ির মা বোনকে টেনে নিয়ে মোকাবিলা নয়। তার কারণ মহিলাদের সামনে নিয়ে এসে মোকাবিলা করে কারা? কাপুরুষ, বিজেপি কাপুরুষ। তাই সিবিআই ইডিকে এইভাবে আজকে 294 सीटों पर हार जीत की बाजी खेली जाएगी। 2016 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थीं। कांग्रेस लेफ्ट को 76 सीटें मिली थीं। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें पा सकी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 2 सीट से खुद को 18 सीटों तक पहुंचा दिया और वोट प्रतिशत ममता बनर्जी के 43% के करीब खुद को 40% तक ला दिया। उससे बंगाल की राजनीति का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी का दावा अब की बार 200 सीटों का है। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में कई किरदार हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी, दूसरी तरफ बीजेपी। लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का नया गठबंधन खड़ा हो चुका है। ओवैसी भी एक किरदार के तौर पर सामने है। लेकिन सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इसमें शायद ही किसी को संदेह हो। दोनों दलों की अपनी अपनी ताकत है तो कुछ कमजोरियां भी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई का सबसे धारदार हथियार बनी है। बीजेपी की ताकत अगर इन चुनावों में समझी जाए तो मोदी शाह का चेहरा है, लंबा चुनावी अभियान है, 2019 का रिकॉर्ड प्रदर्शन है, हिंदुत्ववादी छवि है, घुसपैठ विरोधी और तेजी से संगठन का विस्तार। अगर कमजोरियों पर नजर डालें तो एक स्थानीय सर्वमान्य चेहरे की कमी है, हिंदी भाषी पार्टी की छवि है, बाहर से आए नेताओं पर अधिक भरोसा और बाहरी होने का आरोप है। कई बार कहा कि बाहरी लोग हैं, ये तो गुजराती आ गए हैं, गुजराती यहाँ पर आ जाना चाहते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वो डरे नहीं, गुजराती यहाँ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सिर्फ बंगाली ही लड़ेंगे। हम तो प्रचार करने आते हैं। बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्थापित करेंगे। कि हमारा इधर में भी चाहे राजस्थानी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नॉन बंगाली हो, सब है। ये सब हमारा से भी ज्यादा बंगाली है। हमको पूछो तो दे आर मोर देन बंगालीज, हम उसको नहीं कहते हैं। लेकिन जो गुंडा गद्दारी करके बाहर से आते हैं, बंगाल में गुंडा गद्दारी करके जबरदस्ती कुछ करने के लिए हम उसको बाहर का आदमी बोलते हैं। क्या जरूरत है? बाहर में जो रहता है, इवन इंटरनेशनली ऑल्सो, वो लोगों का साथ भी संपर्क करके बंगाल का इलेक्शन एनआरआई टीम बना के उसको हराना चाहिए। अब जरा टीएमसी की ताकत और कमजोरियां भी देख लेते हैं। टीएमसी की ताकत है ममता बनर्जी का चेहरा, जमीनी नेता की छवि, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, आक्रामक प्रचार और मुस्लिम वोटर्स की एक मुश्त पसंद। उनकी कमजोरियों में एंटी इनकम्बेंसी है, हिंसा के समर्थन के आरोप हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं, पार्टी में फूट है, परिवारवाद के आरोप है और भ्रष्टाचार के आरोप है। चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। कोयला घोटाले की जो जांच चल रही है, उसकी आंच अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंच चुकी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रयास में है
कि लोगों को ये दिखा पाए कि मौजूदा राज्य सरकार कितनी भ्रष्ट है। और टीएमसी की तरफ से कोशिशें ये हो रही हैं कि उन्हें एक विक्टिम के तौर पर दिखाया जाए, टाइमिंग पर सवाल उठाए जाएं और सवाल ये उठाए जाएं कि आखिर घोटाले की जांच और उसकी आंच में सियासत कितनी। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जब चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कर रहा हो और तब सीबीआई, ईडी की 15 से ज्यादा टीमें छापामारी कर रही हो, इससे अच्छी टाइमिंग राजनीति के हिसाब से और क्या हो सकती है। ये टाइमिंग तब और चर्चित हो जाती है जब आरोपों के घेरे में ममता बनर्जी के भतीजे और राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी हैं। नरेंद्र का परिवार को और आदमी को देखो तो किधर किधर में है, हम डेटा दे दो। हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। राजनीति के हर दांव पेच से परिचित ममता बनर्जी जानती है कि ऐन चुनाव से पहले लगे ऐसे आरोपों का मतलब एक बड़े जनमानस में उनकी छवि को कम से कम 3 तरह से प्रभावित कर सकता है। भ्रष्टाचार में सहयोगी होने का आरोप, भाई भतीजावाद की हिमायत का आरोप, शासन सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना भी लिया है। बंगाल की पहचान करना चाहूंगा, टीवी को देखिए, विनय मिश्रा फरार। विनय मिश्रा कौन है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मन से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं दीदी कि आपका भतीजा, आपका भाईपों का दोस्त है विनय मिश्रा। वो एक साथ हवाई जहाज में गए विदेश में, वो मेरे पास प्रमाण है। वो एक होटल में रुके, मेरे पास प्रमाण है। ये विनय मिश्रा जिसको सीबीआई ढूंढ रही है, मुझे लगता है कि उसकी हत्या नहीं करवा देंगे भाई को, क्योंकि उसके पास सारे राज। अभिषेक बनर्जी का पूरा परिवार इन दिनों कोयला करप्शन के आरोपों से घिरा है। पत्नी और उनकी साली से पूछताछ के सिलसिले चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता अधिक मुखर हैं, लेकिन उनके लिए तब मुश्किल और बढ़ गई जब पशु तस्करी के मामले में अभिषेक के सबसे करीबी विनय मिश्रा सीबीआई के निशाने पर आ गए। 8 चरण के चुनाव में जब मुद्दे गर्मी पकड़ेंगे, तब जवाब बीजेपी से पामेला गोस्वामी कोकीन कांड पर भी मांगा जाएगा। कुल मिलाकर सारा खेल टाइमिंग का है और राजनीति में टाइमिंग के खिसकने से सरकारें भी खिसकती सबने देखी। वंदे मातरम। ये कोलकाता का मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड है जहां पर कभी ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की अलख जगाई थी, लेकिन आज वही विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा है क्योंकि मुकाबला बंगाल का है। ममता बनर्जी को जो आरोप बीजेपी की तरफ से सहने पड़ रहे हैं, उन आरोपों को लेफ्ट पार्टियों की भी हामी है, कांग्रेस की भी हामी है। अब चाहे सिंडिकेट राज की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, वो सारे मुद्दे उठाए जाएं जो सीधा आरोप ममता सरकार पर लगा रहे हैं। जवाब अकेले ममता बनर्जी को देना है, मुकाबला सबका करना है। वंदे मातरम।
मंजर बदल चुका है ममता बनर्जी के लिए। केंद्रीय राजनीति में लड़ाई के साथ ही राज्य की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर पहले से चुनौती बने हुए हैं। चुनाव प्रचारों से लौटते समय या अकेले में बैठे ममता बनर्जी ने कई बार ये तो सोचा होगा कि न जाने कितने ही मोर्चों पर बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ हर किसी से हाथ मिलाया। अब जब वो अपने घर में घिरी हैं, तो दोस्तों के खेमे खाली हैं, मुंह चढ़ाती नसीहतें। আমি বরং বলবো আপনাকে, যখন ভুল বুঝেছেন তৃণমূলের দ্বারা হবে না, বিজেপিকে তৃণমূল রুখতে পারবে না, তখন গোটা পার্টিটাকে ভেঙে দিয়ে আপনারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলে আসুন, কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে মিলেমিশে যান। কারণ তৃণমূল বিজেপিকে রুখতে পারবে না, তৃণমূলের কথাতে পরিষ্কার। दीदी को उन अब्बास सिद्दीकी से भी टकराना है जो मुस्लिम मतों का प्रमुख चेहरा है, जिनका समर्थन अब तक तृणमूल को मिलता आया था। बंगाल के चुनाव में 2021 जो चुनाव आ रहा है, इसमें वोट बंटवारा होने से हम लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अगर एक साथ होकर लड़े तो अच्छा होगा। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद ये गठबंधन दीदी के तीसरी बार जीत के ख्वाब वाले रास्ते में कांटे बो सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट तो है ही अपने खोए जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। मतुआ समाज ने कभी ममता बनर्जी को अपना संरक्षक घोषित किया था और तब उस समाज का समर्थन दीदी के लिए संजीवनी बन गया था। इस बार वो समर्थन भी ममता बनर्जी के पक्ष में संदिग्ध नजर आता है। और सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए उनके अपनों ने खड़ी की है, जो बीजेपी के खेमे से उन्हें ललकार रहे हैं। বাজেটে মোদিজি সরকার 35,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। बदली राजनीति की बदली परिस्थितियों में ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा जैसे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी किसी अग्निपथ पर चलने से कम नहीं। एक कांग्रेस के नेता के तौर पर भी ममता बनर्जी की आक्रामकता कोलकाता की सड़कों पर खूब नजर आती थी। जब लेफ्ट को हटाने के लिए टीएमसी के साथ वो संघर्ष कर रही थी, तब भी वो बहुत आक्रामक रही और हमेशा ही उस स्ट्रीट फाइटर की पहचान को उन्होंने संजो कर रखा। आज भी उसका जिक्र करती हैं। लेकिन आखिर आज ममता बनर्जी इमोशनल क्यों हो रही हैं? क्यों बंगाल की बेटी का कार्ड खेल रही हैं? देखते हैं। जिसको पास हिम्मत है लड़ने के लिए, वो कभी डरता नहीं है। और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हूँ। जय जय श्री राम। एनआरसी चलबे ना। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। कांग्रेस सब তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ, আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ। কজনকে গ্রেফতার করবে? জেল ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসবে। देश की राजनीति ने दीदी के या तो ये तेवर देखे हैं या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर बेहद नुकीले वार देखे हैं। ঘন্টা 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 সব দূর আছে আপনারা একা প্রধান কুমার কেউ করে না। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया तो बंगाल की बेटी वाला इमोशनल पत्ता सबसे पहले चलना पसंद किया। দেশি বর্গীরা তার পাশে তার শক্তি হিসেবে আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষ।
বাংলাকে সকল অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করতেই বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। অসহায় ও বঞ্চিতের সহায় তিনি। बंगाल की बेटी वाला ये दांव ममता बनर्जी के दिल की बात है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? इसे समझने के लिए याद कीजिए ममता बनर्जी की वो बात जो उन्होंने कोयला घोटाले में जांच का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के बाद कही थी। একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। इसे क्या समझा जाए? बीजेपी पर बाहरी होने के आरोपों का विस्तार या वाकई ममता बीजेपी के आरोपों से आहत हैं और इमोशनल हो रही हैं? बीजेपी को शायद ये समझ आ गया कि मोदी, शाह, नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी के समूह में महिलाओं की गैर मौजूदगी पर ममता बनर्जी का सीधा निशाना है। लिहाजा बीजेपी ने अपनी पार्टी की 9 रत्नों का पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर का शीर्षक भी चुनावी रणनीति के हिसाब से कई निशाने साध रहा है। इसमें लिखा है, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, बुआ को नहीं। इस पोस्टर से बीजेपी ने एक तो टीएमसी के बेटी कैंपेन का जवाब दिया, दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक के बहाने बुआ की घेराबंदी करने की कोशिश की है। फिलहाल बेटी बुआ की लड़ाई बंगाल चुनाव में पहले राउंड की लड़ाई का पहला पंच है। हमारे समाज की परंपरा रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तो महिलाओं का अपमान करने में आनंदित होते हैं। तो ये इनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। आप 10 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, 20 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे राजनीतिक पार्टी की महिलाओं का अपमान करना होगा, ये कैसे संभव है और ये क्यों किया जा रहा है? राज्य की मुख्यमंत्री है, वो मान लीजिए भारतीय तृणमूल की नेता ना भी हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बंगाल में है उनकी भी मुख्यमंत्री है। ये अपने को बोल रही है कि पश्चिम बंगाल के अकेले महिला वही केवल है, हाँ, और हमारे क्या पश्चिम बंगाल में और नारी नहीं है और महिला नहीं है। वो अपने आप को केवल बोल रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का नारी है, बेटी है, और बाकी कौन है? जितना आप पोस्टर में दिखा रहे हैं वो कहाँ का महिला है? वो भी तो पश्चिम बंगाल का ही महिला है। वो अपने आप को खाली दिखा रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का महिला हूँ, बाकी कुछ नहीं है। कई बरसों की सियासत के बाद ममता बनर्जी को राजनीति में दीदी उपनाम की तरह मिला, लेकिन बंगाल की बेटी कहकर वो एक तो बंगाली होने के नाते अपनी दावेदारी को अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरे बेटी का रिश्ता शायद भावनात्मक रूप से ज्यादा महिला वोटर्स को जोड़ सकेगा, ऐसा टीएमसी का मानना हो सकता है। बंगाल का महिला लोग सबसे ज्यादा सीट में जीता था। 7000 में 2500 कैंडिडेट बीजेपी महिला लोगों ने जीता था। बंगाल में ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में हर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बांग्ला अस्मिता और बंगाली चेहरे की जरूरत को समझते हुए अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर अपनी राय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। नेता कौन होगा बंगाल में बीजेपी का? बंगाली ही होगा। कैलाश जी नहीं होंगे, ये तय है। स्वाभाविक रूप से कैलाश जी नहीं होंगे। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर भी ये स्पष्ट बता रहे हैं कि वो महिला कार्ड के जरिए बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, মনে রাখবেন শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো, লড়াই থেকে জিতে এসো, খেলা হবে। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जितनी भी पार्टियां इस समय चुनाव के मैदान में हैं, सबकी राजनीति का स्टाइल एक दूसरे से बहुत जुदा है, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय और कुछ ऐसे इलाके जरूर हैं जिसको सब रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है।
ये मथुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब वर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुसपैठियों को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी। हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले। मोदी जी और अपना दानव बंधु जी एवं साथे जारा आछे खुचरो खचरा, पश्चिम बंगाल की राजनीति का पुराना दौर होता तो कितने प्रतिशत हिंदू, कितने प्रतिशत मुस्लिम, कितने प्रतिशत गुरखा या कितने प्रतिशत मथुआ समाज का कैलकुलेशन करके हार जीत को लेकर एक राय बनाई जा सकती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में नए दौर की राजनीति ने सोच और संभावनाओं के सारे विकल्प खोल रखे हैं। हर दावा दमदार हो रहा है। विश्लेषण करें पश्चिम बंगाल की सबसे ताजा राजनीति की तो पता चलता है कि एम फैक्टर जितना टीएमसी के लिए जरूरी है उतना ही बीजेपी के लिए भी। यहाँ टीएमसी के एम का मतलब महिला और मुस्लिम, बीजेपी का एम का मतलब मथुआ और मछुआरे। हर मछुआरे को लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। गंगा सागर की लहरों पर बीजेपी ने ये वायदों का जाल फेंका है जिसमें वोटों की मछलियां फंसना तय है, क्योंकि मछुआरों की अपनी समस्याएं लंबे समय से रही हैं। लंबे समय से गंगा सागर के सम्मान को लेकर भी लोगों की उम्मीदें रही हैं। मछुआरों के उत्पाद का सही दाम मिले, इसके लिए फिशरमैन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह मछुआरा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर आपके उपज का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य कक्षा के मंत्री का एक मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मथुआ समाज की सियासत तो बीजेपी की सबसे जरूरी रणनीति का हिस्सा है। फिर वो सीएए की मांग पूरा करने का वादा हो या बैटरी रिक्शे से घर जाकर खाना खाने की आत्मीयता का प्रयास। रैली अमित शाह की हुई थी, चुनाव में क्या क्या आप लोगों को वादा कर? अमित शाह बोला इधर से जो नागरिक जो दावी किया ना नागरिक, तो नागरिक देगा हमको। तो विश्वास हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? ओ हम तो विश्वास होता है जो वो देता है, वो जो बात करता है वो देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। टीएमसी में भी मथुआ समाज में समर्थन की उम्मीद जारी है, इसीलिए वो बीजेपी की मथुआ समाज से नजदीकियों को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाती। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मटुआ वोट बैंक की हो रही है। अरे तो कितना कम्युनिटी है, खाली आप एक का नाम क्यों करते हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी उनके पास वो भी है, थोड़ा करीब कुछ लाख है, लेकिन ऐसा बहुत सारे है। मथुआ है, बाउरी है, बागदी है, शाह है, बनर्जी है, चटर्जी है, अधिकारी है, पांडे है, सिंह है, कितना है। सबसे ताजा चलन और चर्चा इन दिनों मुस्लिम वोट बैंक की है। राज्य में करीब 30% मुसलमान अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत तय करते आए हैं। 2010 से पहले ये वोट बैंक लेफ्ट के साथ होता था। 2011 से ममता की टीएमसी से जुड़ा है। मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी का सामाजिक कल्याण विभाग हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ममता सरकार में 11 योजनाओं का लाभ भी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचता है। लेकिन ओवैसी और अब्बास की एंट्री टीएमसी के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ा सकती है। हालांकि ममता बनर्जी का अपने मुस्लिम वोटर्स पर विश्वास बरकरार है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने 3 तलाक से लेकर सीएए तक के मुद्दों पर सबसे मुखर होकर विरोध किया, उससे उन्हें मुस्लिम समर्थन मिलना तय है। बीजेपी में भी सौमित्र खान से लेकर बाबू मास्टर तक मुस्लिम नेताओं की फहरिस्त है। 2018 के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने भी 850 से अधिक मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें 27 जीत कर आए थे। बंगाल की पहचान कई बातों से जुड़ती है, लेकिन बंगाल को नई पहचान देने के वादे भी होते हैं। बंगाल विकास की ओर अगर देखता है तो किन दावों पर यकीन करे,
ये थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता है जब आप यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है। जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे। वादे हैं और इन वादों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इरादे भी दिखाने की कोशिशें हैं। इन कोशिशों को अगर समझा जाए तो राजनीतिक रस्साकशी से कुछ स्पष्ट मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। जय श्री राम का नारा वर्सेस जय दुर्गा मां, बांग्ला अस्मिता वर्सेस बाहरी, बंगाल की बेटी वर्सेस बुआ भतीजा, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी वर्सेस स्वच्छ प्रशासन, मुस्लिम तुष्टीकरण वर्सेस हिंदुत्व। लेकिन जब जनता के मन को समझने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मतदान के साथ साथ वोटिंग के मुद्दे भी चुन लिए हैं। चुनाव में हम लोग जो 5 साल का जो सर्विस पाया है हम लोग, उसके आधार पर हम लोग वोट डालेंगे। पिछले 10 सालों में जो भी बंगाल में जो भी उन्नयन हुआ है उस मुद्दे को हम जरूर में ध्यान में रखेंगे और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस मुद्दे को भी हम ध्यान में रखेंगे। हमारे यहाँ का पानी की व्यवस्था, सड़क, रोजगार, यही सब मुद्दे हैं। 2 मई को पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे चुना है, लेकिन तब तक कई राउंड ऐसे होंगे जहां कोई लड़खड़ाते हुए संभलेगा, कोई संभलते हुए लड़खड़ाएगा। राजनीतिक रूप से इसके बहुत मायने भले न हो, लेकिन राजनीति की कहावतों में इनका जिक्र जरूर आएगा। हिंसा रोकने के लिए कई कंपनियां सीआरपीएफ तैनात हैं, प्रचार तो चल ही रहा है, वोटिंग बाकी। पल पल बदल रहे हैं दांव, पल पल बदल रहे हैं मुद्दे, पल पल बदल रहे हैं रंग। बंगाल के चुनावों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।